Assalamualaikum and welcome to another lecture on Basic Macroeconomics. Basic Macroeconomics में आज हमारा 11th लेक्चर है और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम द 4 सेक्टर मॉडल स्टडी करने जा रहे हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि 4 सेक्टर मॉडल में हमारे 4 सेक्टर्स कौन से हैं। तो हमने 3 सेक्टर मॉडल में देखा कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, इनके दरमियान जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये किस तरह ऑपरेट करता है। तो इन 3 सेक्टर्स पे हम और एक सेक्टर अब ऐड करेंगे जिसको हम एक्सटर्नल सेक्टर कहते हैं और ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक्सटर्नल सेक्टर किस तरह हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को मॉडिफाई करता है। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए पहले हमने फोकस करना होगा एक्सटर्नल सेक्टर पे और ये समझने की कोशिश करनी होगी कि एक्सटर्नल सेक्टर हम किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं एक कंट्री में ट्रेड होता है डिफरेंट फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स के दरमियान। तो इसी तरह एक जो ग्रुप होता है, कुछ लोग जो होते हैं कंट्री में, बिजनेसमैन होते हैं, फर्म्स होते हैं या इंडिविजुअल्स होते हैं, तो उनका ट्रेड रिलेशंस होते हैं लोगों से या फर्म्स से जिनका ताल्लुक बाकी कंट्रीज से होता है जो इस मुल्क में नहीं रहने वाले होते हैं। तो इसलिए ये जो ट्रांसैक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ खरीदो फरोख्त करते हैं, इसको हम इंटरनेशनल ट्रांसैक्शन कह सकते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रांसैक्शंस भी होती हैं, तो इनको हम डोमेस्टिक ट्रांसैक्शंस कहेंगे और जो मुल्कों के दरमियान होगी तो उनको हम इंटरनेशनल ट्रांसैक्शंस कहेंगे। इसी तरह एक इंडिविजुअल एक घर में कमाता है और फिर वो बाकी मेंबर्स को प्रोवाइड करता है डिफरेंट चीज़ें। तो ये भी हो सकता है कि एक फ़र्द जो है, एक पर्सन जो है वो बाहर काम कर रहा है, किसी और मुल्क में काम कर रहा है और वहाँ से वो इनकम भेजेगा अपने मुल्क में अपने घर वालों के लिए, उनको प्रोवाइड करने के लिए। तो इस तरीके से और एक इकोनॉमिक जो ट्रांसैक्शन है या इंटरैक्शन है वो वजूद में आ जाती है। या एक बंदा जो है वो इसी मुल्क में काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क में काम कर रहा है, लेकिन यहाँ से वो पैसा बेच रहा है अपने मुल्क में। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसैक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसी तरह एक मुल्क में जो है लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वो अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि एक कंट्री का जो इंडिविजुअल होता है या फर्म होती है वो दूसरे मुल्क में, दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है, या फिर दूसरे कंट्रीज के लोग जो है इस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि जो एक कंट्री होती है वो उसके काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं बाकी दुनिया के साथ, बाकी कंट्रीज के साथ या बाकी कंट्रीज के लोगों के साथ या वहाँ के बिजनेसेस के साथ, वहाँ के इंडिविजुअल्स के साथ। तो ये जो बाकी दुनिया है जिसके साथ जो है एक मुल्क के रिलेशनशिप्स होते हैं, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स होते हैं, इस बाकी दुनिया को हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। इसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी हम इसको कह सकते हैं और इसी को हम एक्सटर्नल सेक्टर भी कहते हैं और इसी को हम जो है फॉरेन सेक्टर भी कह सकते हैं। तो वी हैव अ स्पेशल सेक्टर जिसको हम फॉरेन सेक्टर कह सकते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर कह सकते हैं या एक्सटर्नल सेक्टर कह सकते हैं। तो इस चीज़ से हमें ये बात पता चली कि एक्सटर्नल सेक्टर या फॉरेन सेक्टर हम किसे कहते हैं। जो हम बाकी दुनिया के साथ जो हमारी इकोनॉमिक रिलेशंस होती हैं, तो उस बाकी दुनिया को हम एक्सटर्नल सेक्टर या फॉरेन सेक्टर कह सकते हैं, जिनके साथ हम तिजारत करते हो या जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हो या जो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हो या जहाँ पे हम इनकम बेच रहे हो या जो हमारे मुल्क में इनकम बेच रहे हो, तो उस सेक्टर को हम फॉरेन सेक्टर कहते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो बेसिक चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि जो अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, तो ये अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, तो वहाँ फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया, वापस में आपको क्या मिला? आपको इनकम मिल गई, आपको मनी मिल गई या आपको डॉलर्स मिल गए। तो इस चीज़ को, ये जो पैसा आ रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आपके मुल्क में या एक्सटर्नल सेक्टर से आपके मुल्क में पैसा आ रहा है, इसको हम इनफ्लो कहते हैं। वी कॉल इट इनफ्लो। अंदर आना, किस चीज़ का इनफ्लो? इनफ्लो ऑफ मनी या इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज।
अब ये फॉरेन एक्सचेंज क्या है? फॉरेन एक्सचेंज एक्चुअली मीन्स फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज एक्चुअली मीन्स फॉरेन करेंसी। तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप जो है आप कोई चीज़ जो है इंपोर्ट करेंगे बाहर से, और जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको तो उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो पैसा कहाँ से कहाँ गया? पैसा आपके मुल्क से निकला और वो बाकी दुनिया में चला गया, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में चला गया, या एक्सटर्नल सेक्टर में चला गया, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम आउटफ्लो कहेंगे। आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी भी कह सकते हैं, या डोमेस्टिक करेंसी जो होगी आपके मुल्क की करेंसी, वो करेंसी जो है आपके मुल्क से बाहर चली जाएगी। सो वी हैव नाउ क्लियर द कंसेप्ट ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर, इनफ्लो क्या होता है और आउटफ्लो क्या होता है, ये चीज हमने अच्छे से समझी। आई होप सो। एक बुनियादी चीज जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि एक्सटर्नल सेक्टर के साथ एक मुल्क के दो बड़े किस्म के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं। ओके, एक को हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड और दूसरा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन ट्रेड क्या है? जो इंपोर्ट्स होते हैं, एक्सपोर्ट्स होते हैं, उसको हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको उसको हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। तो इंपोर्ट्स होंगे तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि पैसा आपके मुल्क में आएगा, एक्सपोर्ट्स होंगे तो पैसा आपके मुल्क से बाहर चला जाएगा। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। जब फॉर एग्जांपल एक मुल्क का बंदा दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको हम कहेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये एक पर्सन भी कर सकता है, एक फर्म भी कर सकती है ये इन्वेस्टमेंट। और इस इन्वेस्टमेंट के दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरे को हम कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मुल्क में जाएंगे, वहां पे आप ऑफिस सेट करेंगे, अपना बिजनेस खुद मैनेज करेंगे, तो इसको हम कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आप सिर्फ स्टॉक मार्केट में जो है शेयर्स परचेज करेंगे, खुद से बिजनेस जो है वो मैनेज नहीं करेंगे, तो उसको कहेंगे हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो ये दो बड़े टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है जो होते हैं बिटवीन ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन बस इतना ही नहीं होता है, इसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें हमारा आता है जैसे कि बोरोइंग होती है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं होता है, इसके अलावा फॉर एग्जांपल बोरोइंग हो सकती है, यानी कि जो एक मुल्क जो है वो कर्जा हासिल करेगा जो कोई और कंट्री हो वहाँ से, या इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ से, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, तो वहाँ से जब ये फंड्स हासिल करते हैं तो ये भी एक किस्म का यानी कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप बनता है एक मुल्क का बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। इसी तरह एक मुल्क के लोग जब दूसरी जगह जाते हैं काम करने के लिए तो वो रेमिटेंसेस भेजते हैं अपने घर। तो ये भी एक यानी कि इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो होती है एक मुल्क की बाकी मुल्कों के साथ, बाकी दुनिया के साथ। अब हम इस चीज़ पे आते हैं कि जो हम 4 सेक्टर मॉडल स्टडी करते हैं, इससे पहले कि हम 4 सेक्टर मॉडल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि एक मुल्क की बाकी दुनिया के साथ काफ़ी सारी इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स होती हैं, और अगर हम उन सब रिलेशनशिप्स को अलग अलग से दिखाने की कोशिश करेंगे 4 सेक्टर मॉडल में, तो हमारा मॉडल जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, जिसको डील करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो अपना मॉडल जो है 4 सेक्टर मॉडल, इसको सिंपल रखने के लिए हम कुछ सिंपलीफिकेशंस इंट्रोड्यूस करते हैं। हम इसको सादा बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं, ताकि ये हमारे लिए अंडरस्टैंड करना हमारे लिए इजी हो जाए, मैनेज करना हमारे लिए इजी हो जाए। और वो सिंपलीफिकेशंस क्या है? हम ये तस्वीर करते हैं भाई ओनली ट्रेड होता है। फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट की हमने बात की अभी, तो उसको हम यहाँ पे नेगलेक्ट करते हैं टू बिगिन विद। तो हम तस्वीर करते हैं कि भाई बस फॉरेन ट्रेड हो रहा है, और जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो एक्सपोर्ट करता है मैन पावर को, वो मैन पावर को एक्सपोर्ट करता है, और उसके बदले उनको मिलती हैं रेमिटेंसेस, जिनकी अभी हमने बात की। तो ये हम सिंप्लीफिकेशंस इंट्रोड्यूस करते हैं। ये दो चीज़ें हम तस्वुर करते हैं कि बस ट्रेड हो रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स हो रहे हैं, और दूसरा मैन पावर एक्सपोर्ट हो रहा है और रेमिटेंसेस हमें हासिल हो रही हैं, जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है। तो
और एक चीज जो यहाँ पे हमने समझनी है, देखिए जो भी पैसा आएगा एक मुल्क में, जो भी पैसा आएगा एक मुल्क में, एक मुल्क का अपना एक सर्कुलर फ्लो होता है जो हमने पहले ही डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल $100 का सर्कुलर फ्लो अभी चल रहा है, तो अगर बाहर से अब पैसा आएगा, सपोजिंग $20 बाहर से आ गए, तो ये 100 तो पहले ही मौजूद थे, अब 20 आ गए तो 120 बन गया हमारा। तो हमारा जो सर्कुलर फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है, उसका वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ये 100 से 120 पे चला जाता है, तो इसलिए क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो ये जो इंक्रीज होता है, जो भी वजह बने फॉरेन करेंसी हमारे मुल्क में आने की, यानी कि इनफ्लो होने की, तो इस प्रोसेस को हम इंजेक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उन सब चीज़ों को हम इंजेक्शंस में इंक्लूड करेंगे जो हमारे सर्कुलर फ्लो को बढ़ाएंगे, यानी कि जिनकी वजह से मनी इनफ्लो होगा हमारी इकॉनमी में। और अगर अब हमारा पैसा जो है वो बाहर जाता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास $100 हैं सर्कुलर फ्लो में, और इसमें से $20 जो है वो बाहर गए, यानी कि एक्सटर्नल सेक्टर में चले गए, तो हमारे पास तो फिर सर्कुलर फ्लो में ओनली $80 रहेंगे। तो अब इससे क्या हुआ, इससे हमारा जो सर्कुलर फ्लो है वो कम हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लीकेज कहेंगे, और वो सब चीज़ें जिनकी वजह से हमारा सर्कुलर फ्लो कम होगा बिकॉज आउटफ्लो हो रहा है हमारी करेंसी का, उन सब चीज़ों को हम लीकेजेस में इंक्लूड करेंगे। आई होप कि आपने इंजेक्शंस और लीकेजेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे से समझा होगा। अब हम आते हैं अपने 4 सेक्टर मॉडल पे। तो पहले हम थोड़ा फोकस करेंगे जो हमारा 3 सेक्टर मॉडल है। हमने ये देखा कि जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है, बिजनेस सेक्टर से आ रहा है और जा रहा है हाउस होल्ड सेक्टर में, और फिर हाउस होल्ड सेक्टर से आ रहा है और जा रहा है बिजनेस सेक्टर में, जो हमने 2 सेक्टर मॉडल में स्टडी किया। 3 सेक्टर मॉडल में हमने ये देखा कि पैसा जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर से निकलकर जो है गवर्नमेंट सेक्टर में जाता है, और बिजनेस सेक्टर से निकलकर जो है वो अगेन गवर्नमेंट सेक्टर में जाता है, जो टैक्सेस पे किए जाते हैं। तो ये तो है फैक्टर पेमेंट, ये है कंजप्शन ऑन पार्ट ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर। और फिर जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है वो भी पैसे खर्च करता है ऑन हाउस होल्ड सेक्टर, क्योंकि ये सैलरीज प्रोवाइड करते हैं या ट्रांसफ़र पेमेंट्स कर रहे हैं। और फिर गवर्नमेंट सेक्टर की वजह से पैसा मिलता है बिजनेस सेक्टर को, क्योंकि ये परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज और सब्सिडीज ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा 3 सेक्टर मॉडल है, सिंपल 3 सेक्टर मॉडल है। अब हमने क्या करना है, जैसा कि पहले ही हमने बताया कि हमने एक्सटर्नल सेक्टर को यहाँ पे अब इनकॉर्पोरेट करना है, और एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में सिंप्लीफिकेशंस मैंने पहले ही आपके सामने रखी कि बस ट्रेड हो रहा है और हाउस होल्ड सेक्टर जो है मैन पावर एक्सपोर्ट कर रहा है और बदले में उनको रेमिटेंसेस मिल रही है। अब इस पे हम फोकस करेंगे। देखिए पैसा जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर से जाएगा बिजनेस सेक्टर में। ये कब होगा? जब एक्सपोर्ट्स होंगे। बिजनेस सेक्टर जब एक्सपोर्ट करेगा प्रोडक्ट्स, तो वापस में उनको पैसा मिलेगा जो यानी कि एक्सपोर्ट्स की वजह से होगा। तो ये इनफ्लो ऑफ क्या होगा? फंड्स होगा, तो इसकी वजह से इनफ्लो होगा। तो इसी तरह जो हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर को भी पैसा मिलेगा एक्सटर्नल सेक्टर की वजह से, क्योंकि रिमिटेंसेस इनको मिलेंगे। और जो अब हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या कर रहा है? वहाँ से लोग जा रहे हैं बाहर काम करने के लिए, यानी कि एक्सपोर्ट हो रहा है मैन पावर एक्सपोर्ट हो रहा है। और बिजनेस सेक्टर जो है वहां से पैसे निकल रहे हैं और एक्सटर्नल सेक्टर में जा रहे हैं जब इंपोर्ट्स हो रहे हो। जब बिजनेस सेक्टर इंपोर्ट करेगा तो उनको तो पैसे पे करने पड़ेंगे टू द एक्सटर्नल सेक्टर। तो ये हमारा सिंपल मॉडल है जो हमारा यानी कि 4 सेक्टर मॉडल है, और इसमें हम देख सकते हैं कि व्हाट आर द रिलेशनशिप ऑफ द एक्सटर्नल सेक्टर विद ए पर्टिकुलर इकॉनमी। जो डोमेस्टिक इकॉनमी है उसके साथ इसका क्या रिलेशनशिप बनता है, तो इसको हम यहाँ पे समराइज करेंगे बाकी सब चीज़ों को नेग्लेक्ट करके। तो यहाँ पे 2 रिलेशनशिप्स इसके बनते हैं। एक तो ये कि इनको एक्सपोर्ट करके पैसा मिलता है, दूसरा इनको जो है इनको रेमिटेंसेस मिलती है, और फिर इसके अलावा ये मैन पावर एक्सपोर्ट करते हैं और ये जो है इनके पैसे भी बाहर चले जाएंगे जब ये इंपोर्ट करेंगे। तो ये है रिलेशनशिप ऑफ द एक्सटर्नल सेक्टर विद ए पर्टिकुलर
इकोनॉमी, और इस तरीके से जो है ये मॉडिफाई कर सकते हैं हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को। अब वो किस तरह होगा, तो यहां पे अगर आप फोकस करेंगे पैसा कहां गया, बिजनेस सेक्टर में गया, तो जब पैसा बिजनेस सेक्टर में चला जाएगा तो दैट मीन्स कि बिजनेस सेक्टर अब आगे जो है वो अब ज्यादा पैसा पे कर सकता है और हमारा सर्कुलर फ्लो जो है उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड जब बिजनेस सेक्टर पे करेगा पैसे किनको, जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर है, तो पैसे निकल गए बिजनेस सेक्टर से, तो इसलिए सर्कुलर फ्लो हमारा जो है वो कम हो जाएगा। अब ये कम पे कर सकेंगे टू द गवर्नमेंट सेक्टर एंड टू द फॉरेन सेक्टर। तो ये एक किस्म का एक सेक्टर का रिलेशनशिप है विद फॉरेन सेक्टर, और इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है ऑन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब आते हैं हाउस होल्ड सेक्टर पे। देखिए हाउस होल्ड सेक्टर को क्या मिलती है, रेमिटेंसेज इनको मिलते हैं। तो रेमिटेंसेज जब इनको मिलेंगे तो दैट मीन्स कि ये अब जो है ज्यादा टैक्सेस पे करेंगे, राइट और ये अब ज्यादा परचेज कर पाएंगे फ्रॉम द बिजनेस सेक्टर। तो दैट मीन्स कि ये अब जो है ज्यादा जो ऑलरेडी सर्कुलर फ्लो चल रहा है, सर्कुलर फ्लो में इजाफा होगा बिकॉज इट इज रिसीविंग द रेमिटेंसेज। तो ये एक चीज है। लेकिन ऑन द अदर हैंड तो यहाँ पे अभी इनफ्लो हो रहा है, राइट, तो यहाँ पे हम इनफ्लो लिखेंगे, यहाँ पे भी हम इनफ्लो लिखेंगे। तो इनफ्लोज का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो इनफ्लोज से जो है इट इज इक्वल टू इंजेक्शन, तो ये इंजेक्शन होते हैं, तो इसलिए सर्कुलर फ्लो हमारा बढ़ता है। और ये जो हमने यहाँ पे देखा कि पैसा निकल रहा है यानी कि आउटफ्लो हो रहा है, तो ये एक्ट करता है एज लीकेज, और लीकेज की वजह से जो सर्कुलर फ्लो है वो कम हो जाता है। ओके तो यहाँ पे है सोर्सेज ऑफ इंजेक्शंस एंड सोर्सेज ऑफ लीकेज दैट आर प्रेजेंट इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब हम इस पे आते हैं कि चूंकि बस ट्रेड हो रहा है यानी कि एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं और इंपोर्ट्स हो रहे हैं, और एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स को हम कहते हैं ट्रेड बैलेंस। यानी कि आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ट्रेड बैलेंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 80 का इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका ट्रेड बैलेंस कितना है, वो 20 का है। अब देखिए यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये इट इज इंजेक्शंस एंड इट इज लीकेजेस, जो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। ये इंजेक्शन है, ये लीकेज है इकोनॉमी के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, तो देयरफॉर यहाँ पे इम्पैक्ट को जो ज्यादा होगा वो इंजेक्शंस का इम्पैक्ट ज्यादा होगा। तो अगर एक कंट्री के पास जो है सरप्लस ट्रेड ट्रेड बैलेंस है उनकी, तो उनके लिए एक चीज फायदे की है कि उनका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इंजेक्शंस का ज्यादा इम्पैक्ट है। नाउ ऑन द कंट्री अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे $100 है एक्सपोर्ट्स और 120 है इंपोर्ट्स, तो आपका जो ट्रेड बैलेंस है वो -20 का है। तो ये -20 क्यों है, क्योंकि इंपोर्ट्स जो है वो ज्यादा है, लीकेजेस का इम्पैक्ट इसमें ज्यादा है। तो जब एक्सपोर्ट्स कम होंगे इंपोर्ट्स से, तो लीकेजेस का इम्पैक्ट नेट रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो लीकेजेस का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो हमारा डिक्रीज होता है। तो ट्रेड बैलेंस हमें बताता है कि भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है बिकॉज ऑफ जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, जो इनके दरमियान नेट बैलेंस होगा उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। तो अब हम फाइनली इस चीज़ पे पहुंच गए कि हमने देखा कि क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, रेमिटेंसेस का इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है वो भी हमने देख लिया। तो अब हमने ये बात याद रखनी है फाइनली कि भाई क्या मेजर सोर्सेज हो सकते हैं इनफ्लो के और आउटफ्लो के। तो रेमिटेंसेज एक तो हमने पहले डिस्कस किया कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, वो चीज़ हमने पहले ही देखी। ट्रेड तो एक है सोर्स ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो। रेमिटेंसेज तो ये हो सकता है एक कंट्री के लोग जो है, एक कंट्री के को बाहर से काफ़ी रेमिटेंसेज मिलें, तो जो रेमिटेंसेज आ रही हो वो बाहर जाने से उनका वैल्यू ज़्यादा होगा तो फिर इंजेक्शन ज़्यादा काम करेंगे, यानी कि ज़्यादा इंजेक्ट होगा इकॉनमी में मनी और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर रेमिटेंसेज जो है वो बाहर जा रही हो ज़्यादा, तो फिर तो जो है लीकेजेस का काम ये ज़्यादा होगा, लीकेजेस एक्ट करेगा ये, और फिर जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का
वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा। इसी तरह अगर ट्रांसफ़र पेमेंट होगा, बाहर मुल्क के मुल्क से यूनिलैटरली हमें पैसा भेजा जाएगा। फॉर एग्जांपल एक कंट्री में जो है कोई आफत आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो बाकी कंट्रीज़ उनको मदद करते हैं और उनको एड करते हैं, उनको ट्रांसफ़र पेमेंट्स उनको भेजते हैं। तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त इनफ्लो हुआ। तो इसी तरह अगर एक कंट्री अब खुद जो है एड करेगी बाकी कंट्रीज़ को, तो एट दैट टाइम ये आउटफ्लो होगा। ओके, मनी आउटफ्लो होगा। तो इसी तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इट कैन बी सोर्स ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, क्योंकि अगर फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है आपकी कंट्री में ज़्यादा हो रहा है तो इनफ्लो होगा, अगर आप कर रहे हैं बाकी कंट्रीज़ में ज़्यादा तो वो आउटफ्लो फिर होगा। इसी तरह लैंडिंग एंड बोरोइंग, अगर बोरोइंग ज़्यादा है तो फिर तो इनफ्लो होगा, लेकिन अगर लैंडिंग ज़्यादा है फिर तो आउटफ्लो होगा। और इन सब के इम्पैक्ट्स पड़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि इनफ्लो है या आउटफ्लो है। अगर इनफ्लो है तो फिर तो सर्कुलर फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, अगर आउटफ्लो है फिर सर्कुलर फ्लो हमारा क्या है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो दीज आर, हम कह सकते हैं कि 5 सोर्सेज, 3, 4, 5 sources of inflows and outflows for an economy, मेजर जो 5 है। अब हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है? देखिए, कंट्री में पैसा आ रहा है, एक कंट्री से पैसा जा रहा है, तो इसका भी एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा और इसका भी एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा। तो हमने ये देखना होता है कि भाई इनफ्लो कितना हो रहा है और इससे माइनस करेंगे आउटफ्लो, तो इस चीज़ को हम कह सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को हम ऐसे भी बता सकते हैं कि जो इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस मेड बिटवीन एंटिटीज़ इन वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो भी ट्रांजैक्शंस होती हों, चाहे वो रिमिटेंसेस में आती हों, चाहे वो ट्रेड में आती हों, चाहे वो किसी और जो है टाइप में आती हो, तो जो भी ट्रांजैक्शंस होती हो, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज जो भी होते हो, तो वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं और टोटल देखा जाता है कि सिचुएशन क्या है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हम उसको कहते हैं। तो आई होप कि आपने ये लेक्चर बड़े अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।